हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को याद दिला दिया 1971 का मुक्ति संग्राम। जी हां, बांग्लादेश को लिख दिया लेटर। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। इसी बीच बांग्लादेश के साथ बैठक के लिए चाइना ने अचानक बदल दिया अपना फॉर्मेट। मोहम्मद यूनुस को मिल रही है शाही ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे जिनपिंग का शातिर प्लान। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर बस कुछ ही दिन में मर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। जेलेंस्की का सबसे बड़ा दावा सुनवाएंगे, उनकी पूरी बयान आपको इसी बीच बताएंगे। व्लादिमीर पुतिन आएंगे भारत। जी हाँ, साथ ही कभी भी जा सकती है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कुर्सी। जी हाँ, एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश, भारत और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते और मानते कि अब भारत के टक्कर में आने वाले समय में कोई नहीं रहने वाला। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को लिखा लेटर। बांग्लादेश को 1971 के मुक्ति संग्राम की दिला दी याद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के यूनुस को एक स्पेशल लेटर लिखा है, खास चिट्ठी लिखी है, जिसमें इतिहास की बातें लिखी है जो दोनों देशों के रिश्तों के बीच नींव का काम कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनको बधाई दी है और एक लेटर लिखा है। ये लेटर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखा है। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश को इस लेटर में 1971 के मुक्ति संग्राम की याद भी दिलाई गई है और बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों के लिए मुक्ति संग्राम एक नींव की तरह है, फाउंडेशन की तरह है। मोदी जी ने यूनुस को लेटर में लिखा कि महामहिम, मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी जी ने लिखा, यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है, जिससे हमारे लोगों को ठोस लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी आम आकांक्षाओं से प्रेरित और एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी जी के इस लिखे पत्र में 1971 के मुक्ति संग्राम का जिक्र करने के कई मायने हैं दोस्तों, जिसमें एक साथ भारत ने नई दिल्ली की ओर से यूनुस और ढाका में उनकी अंतरिम सरकार के साथ साथ बांग्लादेश में छात्रों और युवाओं के एक वर्ग और भारत विरोधी कट्टरपंथी तत्वों को एक सूक्ष्म संदेश बता दिया है। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि भारतीय सेना ने 1971 स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में मदद की थी। बुधवार को मोदी द्वारा 1971 के मुक्ति संग्राम का जिक्र करना नई दिल्ली की ओर से यूनुस और ढाका में उनकी अंतरिम सरकार को साफ संदेश दिया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश में छात्रों और युवाओं के एक वर्ग और भारत विरोधी कट्टरपंथी तत्वों को बता दिया गया है कि भारत बांग्लादेश के लिए कितना जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि भारतीय सेना ने 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में मदद की थी, जिसके बाद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसके कारण युद्ध हुआ और नए राष्ट्र का जन्म हुआ। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बांग्लादेश को लेटर वाकई में एक बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों, कट्टरपंथियों को जो लगातार भारत से दूरियां बनवाने की कोशिश कर रहा है और भारत के दुश्मनों के साथ गठजोड़ करता नजर आ रहा है। मोदी जी ने क्लियरली बता दिया है कि मत भूलो, तुम्हारा जन्म भी हमी से ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरी ओर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को लेकर चीन ने अचानक बदल दिया फॉर्मेट। मोहम्मद यूनुस को दे दिया शाही ट्रीटमेंट। जी हाँ, क्या है जिनपिंग का शातिर प्लान, बता दे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें जबरदस्त किस्म का भाव दिया जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस को चाइना में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा जिनपिंग के साथ 28 मार्च को होने वाली बैठक को चीन काफी महत्वपूर्ण बता रहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि चाइना भारत के पड़ोसी देश के लिए शातिर प्लान बना रहा है। ढाका ट्रिब्यून के रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना बांग्लादेश के साथ नजदीकी और भविष्य के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंध विकसित करने पर फोकस कर रहा है। बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोहम्मद यूनुस के दौरे से और जिनपिंग के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से बांग्लादेश और चाइना के संबंध न सिर्फ काफी मजबूत होने की संभावना है, बल्कि दोनों देशों के बीच नए अवसरों के भी खुलने की संभावना होगी। बांग्लादेशी एक्सपर्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चाइना के साथ संबंध मजबूत होने से वैश्विक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर उनका इशारा भारत को लेकर है। बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 26 मार्च को चीन पहुंचे हैं। इस दौरान वो हैनान प्रांत में होने वाले बोआओ फोरम में हिस्सा लेंगे, जिसमें एशिया के कई देश हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम में भाग लेने के बाद वो चीन सरकार से मिले आधिकारिक निमंत्रण पर बीजिंग का दौरा करेंगे।
करेंगे और 28 मार्च को राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। दोस्तों बांग्लादेश वन चीनी नीति को मानता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन 2005 के बाद से वो ताइवान के साथ भी बात करता है। 2005 में उसने ताइवान को ढाका में काउंसलेट खोलने की इजाजत दी थी, जिससे चीन नाराज रहता है। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की 20 सालों से चली आ रही विदेश नीति को बदल सकते हैं। वो चीन के सामने एक चीन नीति का संकल्प ले सकते हैं। इसके अलावा रोहिंग्या संकट के समाधान को लेकर दोनों देशों में बातचीत हो सकती है। वहीं जल संसाधन प्रबंधन, क्षेत्र आधारित सहयोग, ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है दोस्तों। और जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार है, वो कोई चुनकर तो गवर्नमेंट में आए नहीं है, ऐसे में उनके माध्यम से ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भारत से दूर ले जाने की बड़ी कोशिश कर सकते हैं जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना कुछ भी कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, भारत का कुछ वो नहीं बिगाड़ सकती, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट में इंडिया इज द बेस्ट कंट्री जरूर लिखिएगा, ताकि चीनियों को पता चल सके कि भारत देश के लिए सिर्फ भारतीय ही खड़े हो जाएं, तो किसी और की आवश्यकता नहीं होगी भारत को। दूसरी ओर आपको बता दें, एक तरफ जहां मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर हैं, दूसरी ओर अमेरिकी जनरल ढाका पहुंच गए दोस्तों। वहां जाकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ से की है मुलाकात। अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार देर रात एक बयान में कहा है कि बोवेल ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज्जमान समेत कई सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने बांग्लादेश के सैन्य चुनौतियों और अमेरिका के जरिए संभावित समर्थन पर चर्चा की। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी जनरल के इस दौरे का एक मुख्य मकसद 2025 की गर्मियों में होने वाले एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग सैन्य अभ्यास की तैयारियों पर बात करना भी था। यह दौरा इसलिए खास था क्योंकि यह किसी वरिष्ठ अमेरिकी जनरल की पहली बांग्लादेश यात्रा थी। 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हुई है। दोस्तों ये बदलाव एक हिंसक छात्र आंदोलन के चलते हुआ था। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस के अनुपस्थिति में अमेरिका बहुत बड़ा खेला कर सकता है दोस्तों, और यूं ही वो किसी अमेरिकी डेलीगेशन को किसी दूसरे देश में नहीं भेजता। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस अमेरिकी जनरल के ढाका से वापस लौटने के बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां कश्मीर में अब अलगाववादी संगठनों पर हुआ बड़ा एक्शन। भारत सरकार ने आतंकी समूह और उनके वित्त पोषण के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई करने के बाद अब अलगाववादी विचारधारा वाले राजनीतिक संगठनों को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। कश्मीर घाटी में ऐसे संगठनों के खिलाफ लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी दलों पर नए सिरे से की जा रही कार्रवाई के बीच 4 संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने की घोषणा की है। इनमें नया नाम जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तिकलाल पार्टी का है, जिसके अध्यक्ष गुलाम नबी सोफी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट यानी डीपीएम, साथ ही जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तिकामात ने भी हुर्रियत और उसकी विचारधारा को छोड़ने का ऐलान किया था। दोस्तों गुलाम नबी सोफी ने अपने संगठन को ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी और एम से अलग करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो भारत की शांति और एकता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं भारत का सच्चा और प्रतिबद्ध नागरिक हूं और भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास रखता हूं। ना तो मैं अतीत में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था और न ही भविष्य में ऐसा कोई इरादा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, बलूचिस्तान में फिर एक बार शुरू हुआ खूनी खेल। विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के कैंपों पर किया बड़ा हमला, हाईवे कर लिया हाईजैक। जी हां, बलूचिस्तान में बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फिर से एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बलूच अलगाववादियों ने बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत में कई जिलों में पाकिस्तानी सेना को अपना निशाना बनाया है। विद्रोहियों ने तुर्बत में पाकिस्तानी सैन्य बलों के मुख्य शिविर पर भी हमला कर दिया। विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के ग्वादर, क्रेच और बोलन में एक साथ हमलों में अंजाम दे दिया। इसके अलावा कई शहरों को जोड़ने वाले रणनीतिक हाईवे पर भी कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सशस्त्र बलूच विद्रोहियों ने केच जिले में चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी राजमार्ग पर कई ट्रकों पर भी हमला कर दिया। वहीं इस दौरान 4 ट्रकों में आग भी लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के ग्वादर जिले में विद्रोहियों ने नाकेबंदी के दौरान 5 पंजाबियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि इन सभी लोगों को नाकेबंदी के दौरान गाड़ियों में पहचान के बाद गोली मारी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जेलेंस्की का सबसे बड़ा दावा, कहा बस कुछ ही दिन में मर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको कई बीमारियों ने घेर रखा है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी उनको लेकर नया दावा कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में अटकलों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मर जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन का जल्द मरना एक तथ्य है। मंगलवार को अमेरिका की ओर से काला सागर युद्ध विराम समझौते के बाद शांति पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुलाकात की। जेलेंस्की ने अमेरिका से आग्रह किया है कि जब तक पुतिन सत्ता में है तब तक वह रूसी
रूसी धोखे के खिलाफ अपना संकल्प बनाए रखे। इसी समझौते पर बात करने के लिए पुतिन एक मीडिया शो में थे, जिसमें उन्होंने पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर यह टिप्पणी कर दी। व्लादिमीर पुतिन रशिया की सत्ता में पिछले करीब 25 सालों से बने हुए हैं। पुतिन की उम्र 72 पार हो चुकी है और वो कई बीमारियों का भी शिकार हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी पुतिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जब दावा किया गया था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है। अब ऐसे में उनके बीमारी को लेकर के दोस्तों ये दावा करना और जल्द मर जाएंगे जैसा बयान देना वाकई में ये दर्शाता है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की हर तरीके से थक चुके हैं, तो फिर अब वो बीमारी को लेकर कमेंट करने लगे हैं और जानबूझकर ऐसा दावा कर रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है उनको भी नहीं पता। दोस्तों इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, रूसी विदेश मंत्री ने कहा पुतिन जल्द ही आएंगे भारत। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि पुतिन की यात्रा की तारीख का खुलासा नहीं किया गया। रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद द्वारा रशिया और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अपने वीडियो संबोधन के दौरान लावरोव ने कहा कि पुतिन के भारत आने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार के प्रमुख के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पुतिन की भारत की यात्रा की तैयारी की जा रही है। इस दौरान लावरोव ने कहा है कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी के दोबारा चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा रशिया में की थी। उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी है। ऐसे में दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा इन एडवांस। साथ ही साथ आपको बता दें, कनाडा में एक और बड़ा खेला। भारत कनेक्शन के चलते हिंदू सांसद आर्य को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। जस्टिन ट्रूडो ने क्या वाकई में निकाली खुन्नस। दोस्तों कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत से किस हद तक नफरत करते हैं, उनकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है, जब भारत से अच्छे रिश्ते रखने वाले अपनी ही पार्टी के सांसद को चुनाव में लड़ने से रोक दिया है। कनाडा की लिबरल पार्टी ने भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य को पार्टी लीडरशिप के लिए चुनाव लड़ने और उनके ओटावा नेपियन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन देने से रोक दिया है। उन पर कथित तौर पर भारत सरकार से करीबी संबंध रखने के आरोप लगे हैं। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई। ग्लोब एंड मेल दैनिक में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव था, हिंदू सांसद आर्य ने कनाडा सरकार को भारत की अपनी यात्रा के बारे में सूचित नहीं किया था। उन्होंने पिछले साल अगस्त में भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। खबर में कहा गया था कि लिबरल पार्टी ने कभी ये नहीं बताया कि उसने 3 बार के सांसद को पार्टी के हालिया नेतृत्व पद के मुकाबले से या नेपियन निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने से क्यों रोका। सूत्रों द्वारा बताते हुए खबर में कहा गया है कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने सरकार को आर्य के ओटावा स्थित भारत उच्चायोग सहित भारत सरकार के साथ कथित करीबी संबंधों के बारे में जानकारी दी थी और यही कारण है दोस्तों भारत कनेक्शन के चलते हिंदू सांसद आर्य को चुनाव लड़ने से अंदर खाने रोका गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, गाजा के मुसलमानों के साथ पाकिस्तान की गद्दारी, अंदर ही अंदर नेतन्याहू के साथ कर ली डील। जी हां, फलस्तीन को पाकिस्तान ने दिया है सबसे बड़ा धोखा। इजराइल के हाथों पिट रहे गाजा के मुसलमानों के साथ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान ने चुपके से अपने 11 पत्रकारों को इजराइल भेज दिया है, वो भी तब जब उसके पासपोर्ट पर इजराइल में एंट्री बैन है। इन पत्रकारों को इजराइल क्यों भेजा गया इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन भेजने पर सियासी बवाल अवश्य मच गया है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों के इजराइल जाने पर सफाई दी है। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि ये पत्रकार कैसे इजराइल गए। पाकिस्तान के इन पत्रकारों का इजराइल दौरा एक एनजीओ के जरिए कराया गया है। सबिन आगा के नेतृत्व में 11 पत्रकारों ने पूरे इजराइल का भ्रमण किया है। पाकिस्तानी पत्रकार इस दौरान उन जगहों पर भी गए जहां हमास के लड़ाकों ने बम गिराया था। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल दौरे पर आए इन पत्रकारों ने यहूदी बहुल इस देश की खूब तारीफ की। पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना था कि जो जानकारी हमें इजराइल के बारे में दी जाती है ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इजराइल को गलत साबित किया जा रहा था। खुद दोस्तों पाकिस्तानी पत्रकारों का यह बयान चौंकाने वाला है, जो लगातार फलस्तीनियों का सपोर्ट करता रहा था। दोस्तों आज उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया है वाकई में। अब पाकिस्तान कहीं का नहीं रहने वाला, पश्चिमी देशों से भी वो गया और अब मुस्लिम देशों के साथ भी उसके रिश्ते में खटास पड़ने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें, कराची जेल में भारतीय मछुआरों की रहस्यमयी मौत, प्रशासन ने बताया आत्महत्या। दोस्तों पाकिस्तान की मलिर जेल से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। जेल अधिकारियों के मुताबिक 52 साल गौरव राम आनंद नामक एक भारतीय मछुआरे को कराची की मलिर जेल में आत्महत्या के बाद मृत पाया गया है। मलिर जेल अधीक्षक अरशद हुसैन ने बताया है कि आनंद ने मंगलवार देर रात जेल बैरक के बाथरूम में रस्सी से फांसी लगा ली। बाद में ड्यूटी डॉक्टर ने बुधवार को सुबह 2:20 पर उसकी मौत की पुष्टि की। मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक शव को आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरे होने तक सोहराब गोथ में एदी फाउंडेशन की कोल्ड स्टोरेज सुविधा में लेकर जाया गया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, कराची के जेल में भारतीय मछुआरे को मार दिया गया है या फिर वाकई में वो परेशान होकर चार दीवारी
में रहकर तंग आकर परेशान होकर उसने फांसी लगा ली होगी। क्या है आपकी राय बताइएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान पर 0.00001% भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों, कमेंट अवश्य करिएगा। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे भी और लाइक भी करेंगे, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और सामने लाइक का बटन है जरूर दबा दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर यूरोप के मिजाज को नहीं भांप पाई क्या मेलोनी, कभी भी जा सकती है उनकी कुर्सी। दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार संकट के दौर से गुजर रही है। यूरोप में बदलते राजनीतिक समीकरणों और अमेरिका की नीति में आए बदलावों ने मेलोनी के नेतृत्व को कमजोर कर दिया है। इटली की मौजूदा सरकार 3 दलों फ्रटेली डी इटालिया, लेगा पार्टी और फोर्जा इटालिया के गठबंधन पर टिकी हुई है। हालांकि इन दलों की नीति विदेश नीति को लेकर अलग अलग राय है, जिससे सरकार अस्थिर हो रही है। अगर ये मतभेद गहराते हैं तो मेलोनी की सरकार गिर सकती है। मेलोनी भले ही ट्रंप और उनकी नीतियों का समर्थन करती हो, लेकिन उनकी फ्रटेली डी इटालिया पार्टी खुले तौर पर यूरोप और यूक्रेन का समर्थन करती है। वहीं लेगा पार्टी के नेता मातेओ साल्विनी रशिया समर्थक रुख अपनाए हुए हैं और यूरोपीय देशों के सैन्य सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। अगर मेलोनी रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाती हैं तो लेगा पार्टी समर्थन वापस ले सकती है, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाएगी। दूसरी ओर फोर्जा इटालिया यूक्रेन समर्थक नीति अपनाए हुए हैं। अगर मेलोनी ने यूक्रेन विरोधी रुख अपनाया तो फोर्जा इटालिया भी सरकार से दूरी बना सकती है। दोस्तों, ऐसे में किसी भी क्षण किसी भी पल आपको सुनने को मिल सकता है कि मेलोनी की गवर्नमेंट गिर चुकी है, सरकार गिर चुकी है, वो प्रधानमंत्री पद से हट चुकी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, यूक्रेन को लगा एक और बड़ा झटका। नाटो गठबंधन ने अपना ही फैसला पलट दिया। आखिर क्यों लिया उसने बड़ा यू टर्न? दरअसल यूरोपीय देशों समेत नाटो गठबंधन के सदस्य देश कथित तौर पर अपनी उस योजना से पीछे हट रहे हैं जिसके तहत यूक्रेन को सैन्य मदद दी जाने की योजना बनाई गई थी। इससे पहले ऐसी खबरें थी कि यूरोपीय देश शांति समझौता होने की स्थिति में यूक्रेन को भविष्य में रूसी आक्रमण से बचाने के लिए वहां सैनिकों की तैनाती करेंगे और सैन्य सहायता उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अब ये योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। नाटो देशों के इस कदम से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। राइटर्स के मुताबिक यूरोपीय नेता बदली भू राजनीतिक परिस्थितियों में अब ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा प्रस्तावित सैनिकों को भेजने की चुनौतियों पर विचार कर रहे हैं और उसे पलटने की योजना पर काम कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यूरोपीय देश अब अपने प्रस्ताव से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका रशिया संबंधों में सुधार हुआ है और मॉस्को धीरे धीरे वॉशिंगटन के करीब आ रही है। साथ ही साथ बता दें, सबसे बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जहां साउथ कोरिया ने बड़ा दावा किया है, कह दिया है कि उत्तर कोरिया ने 3000 और अपने सैनिकों को रशिया की तरफ लड़ने के लिए भेजा है। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को समर्थन देने के लिए फिर एक बार अपने 3000 सैनिकों को भेज दिया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह दावा किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ये सैनिक जनवरी फरवरी में भेजे गए हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए और अधिक मिसाइलें, तोपखाने को उपकरण और गोला बारूद भी भेज रहा है। रूस और यूक्रेन ने हाल ही में एक सीमित सीज फायर पर सहमति जताई है। इसके मुताबिक दोनों देश ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और सैन्य हमले रोकेंगे। इसके साथ दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का उपाय डेवलप करेंगे। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इस सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दोस्तों, अगली खबर बता दें, अब विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने ओम बिरला से की मुलाकात। कहा, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ जी हाँ, विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि इंडी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, केरल कांग्रेस, आरजेडी, आईयूएमएल, आरएलपी और एमडीएमके के सांसद मौजूद रहे, आज शून्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। गौरव गोगोई ने कहा कि हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा जिसमें कई पार्टियों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। इनमें आरएसपी और शिवसेना यूबीटी भी शामिल है। हमने लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी चिंता जाहिर की है कि किस तरह से सत्ताधारी दल नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि लोकतंत्र अध्यक्ष के नियम संख्या 349 का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने किस घटना को लेकर यह हवाला दिया ये स्पष्ट नहीं है। अब लोकसभा अध्यक्ष के बयान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। विपक्ष काफी ज्यादा अब चिड़चिड़ा सा होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ वाराणसी के मोहल्लों के नाम बदलने की बड़ी तैयारी। नगर निगम कार्यकारिणी में आज होगी बड़ी चर्चा। दोस्तों, काशी और बनारस के नाम से भी दुनिया भर में मशहूर धर्म नगरी वाराणसी के 50 मोहल्लों के नाम बदलने की तैयारी है। गुरुवार को होने वाली नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। हिंदूवादी संगठन लंबे समय से वाराणसी के मोहल्लों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। अब इसकी कवायद तेज होती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर निगम कार्यकारिणी की गुरुवार को होने वाली बैठक में कई विषयों के साथ मोहल्ले के नाम बदलने को लेकर भी चर्चा है। इसी बीच दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।